नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। वक्फ कानून के संशोधन के खिलाफ इस बार आवाज पश्चिम बंगाल की धरती से उठी है। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची ममता दीदी ने हिंदुस्तान की एकता और संस्कृति का हवाला देकर अल्पसंख्यकों को साधने की पूरी कोशिश इसमें की। उन्होंने मुसलमानों से शांत रहने की अपील करते हुए बताया कि वे किसी भी हाल में वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ये रिपोर्ट देखिए और क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसे सियासत के नए आयाम को गढ़ा है पश्चिम बंगाल में। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दीदी ने केंद्र सरकार को साफ साफ कह दिया है कि वो किसी भी हाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर देश की एकता और अखंडता पर आघात बताते हुए नकार दिया है। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग दैट यू शुड असेंबल एंड लॉन्च ए मूवमेंट। आई विल अपील टू ऑल ऑफ यू not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून को बांटो और राज करो वाला कानून करार देते हुए प्रदेश में लागू करने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में ममता दीदी ने खुलकर वक्फ कानून का विरोध किया। बंगाल में देखिए पहले क्या था और आज क्या है। हमारा उद्देश्य यह है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा, और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ और सबको जीने दो। ये हमारा पॉलिसी है। जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने। इस दौरान ममता दीदी का दर्द भी बाहर निकला। हालांकि पलटवार करते हुए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज साफ साफ शब्दों में दे दिया कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनकी जिसके कार्यक्रम में जाने की मर्जी होगी वो वहां जाएंगे। मतलब ये है कि वो गुजिया भी खाएंगी और ईद भी मनाएंगी। भारत की एकता इसी तरह बनी हुई है और वो उसी के मुताबिक चलती है, ना कि विरोधियों के आरोपों के मुताबिक। हर रूप हम लोगों को लिए एक परंपरा होता है। कोई खिलाफ नहीं कहते है, हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है। हम कहा है, हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर
creed, every caste, every creed, every religions, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love them. केंद्र पर निशाना साधते हुए ममता दीदी ने भारत की एकता की झलक भी दिखाई। उन्होंने धार्मिक कल्चरों में शिरकत के साथ साथ भाषाई ज्ञान से भी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बताया। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ अलग अलग धर्मों के कार्यक्रम में शामिल ही नहीं होती, बल्कि वे उनके साथ भाषाई तौर पर भी जुड़ जाती हैं। हम लोग देश भर का हर भाषा समझते हैं। मैं पंजाबी भी समझती हूँ, मैं गुजराती भी समझती हूँ, मराठी भी समझती हूँ, राजस्थानी भी समझती हूँ, भोजपुरी भी समझती हूँ, आसामी भी समझती हूँ, नागालैंड का जो नागामीज है वो भी समझती हूँ, असम को लैंग्वेज भी समझती हूँ। खाली साउथ इंडियन के लैंग्वेज हमको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन तब भी कन्नड़ा का थोड़ा थोड़ा वर्ड और मलयाली का थोड़ा थोड़ा वर्ड, जो संस्कृत वर्ड है, उसका साथ बंगाल का संबंध है, परंपरा है। जैसे एक वर्ड है धन्नो, धन धन्नो, ये सब वर्ड कन्नड़ा में है। संस्कृत वर्ड नमस्कारम, कोई कहते हैं नमस्कार, कोई कहता है नमस्कारिंदा, कोई कहते हैं सत श्री अकाल जी, कोई कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। उधर ममता दीदी के बयान पर पलटवार करते हुए नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ममता फर्जी हिंदू हैं, अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया, फिर भी ममता चुप है। इसके बाद बंगाल में वक्फ कानून पर खींचतान बढ़ गई है। दीदी ने ठान लिया है कि वो केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून की बंगाल में एंट्री किसी भी हाल में नहीं होने देगी। इस तरह दीदी ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकार की रेखा खींच दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए हिंदुस्तान की एकता के 2 दर्शन कराए हैं। साथ ही उन्होंने अपने दिल की बात भी मंच से कही। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि कुछ महीने में केंद्र सरकार कई मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी पर हावी रही है। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है, जिससे उन्होंने बैकडोर का रास्ता पकड़ लिया था। ज्यादातर मुद्दों पर वो खामोश ही दिखाई दी, लेकिन इस बार उन्हें वक्फ कानून के सहारे केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका जो मिल गया है, जिसे उन्होंने खूब भुनाया भी है। जहां तक बात वक्फ कानून लागू करने की रही, तो ये अधिकार राज्य के पास है। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार देश के संसद में बिल पास कराने के बावजूद राज्य में जबरदस्ती लागू नहीं करा सकती। ममता दीदी ने इसी के तहत दम भरा है, और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये विवाद कौन सा नया मोड़ लेता है। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि फिलहाल ममता दीदी के रहते वक्फ संशोधन कानून बंगाल के बॉर्डर पर ही इंतजार करेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल वजह वोट बैंक है, चाहे नेता विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों, सभी इस वोट बैंक को अपनी और खींचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिससे संसद से लेकर सड़क तक वक्फ पर सियासी बवाल मचा हुआ है। और ये कैसा दिखता है दूर की दूरबीन से, अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, जिससे आप भी समझ पाएं कि आखिर नेता चाहते क्या है। जियो और जीने दो। हाल ही में देश की संसद से पास होकर कानून बने वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रहा, देश के बाकी राज्यों में भी अमूमन ऐसा ही हाल है। राज्य सरकार के लिहाज से देखें तो गैर एनडीए शासित राज्यों में वक्फ कानून का खुलकर विरोध हो रहा है। इन राज्यों की सरकारें ममता दीदी की तरह न सिर्फ विरोध कर रही हैं, बल्कि इसे देश को बांटने की साजिश बता रही हैं। इन राज्यों में विरोध तक बात सीमित नहीं रह गई है। कानून बनने के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वे किसी भी हाल में वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर भी उन राज्यों में शामिल है।
मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने धार्मिक मंच से केंद्र को मैसेज दिया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसको लेकर दंगल मचा हुआ है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष वक्फ कानून को लेकर भिड़ते हुए भी नजर आए। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि आखिर वक्फ कानून में संशोधन का विरोध क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक धार्मिक मंच से ऐसा क्यों कहना पड़ा कि वे अल्पसंख्यकों के साथ हैं। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह बीते दिनों मुर्शिदाबाद में हुआ बवाल है। आपको बता दें कि बीते दिन वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग को लेकर निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। बीते मंगलवार को मुर्शिदाबाद के जांगीपुर में लोग वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो झड़प हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वाहन में तोड़फोड़ की और आग लगाई। पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज किया और इसके साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदेश में बिगड़ते हालात देखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मोर्चा संभालना पड़ा। हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है, कौन देता है? बोलो, कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे, कौन प्रोग्राम को हम रुका है? Even I must give the credit to my minority community also. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. जितना दिन जिंदगी में हम लोग जिंदा है, तो जिंदा रहने से ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें कामयाबी है, जिसमें सबको लिए दर्द है, जिसको सबके लिए प्यार है। और ये प्यार का साथ आपको जैन धर्म का रिलेशन बहुत अच्छा से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए आज का दिन में मैं आप लोगों के साथ विनती करने चाहेंगी कि आप देश को जोड़ो। आप यू मस्ट लीड द कंट्री टू यूनाइट द कंट्री एंड गिव द मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। Let us think for unity. Let us think for unity. Let us walk for unity. Let us walk with love. Let us walk with affection. Let us walk with peace. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। दीदी ने आपसी भाईचारे की याद दिलाते हुए अपील की कि वे इसे बनाए रखें, नेताओं के बहकावे में आकर इसे कुर्बान न करें। ममता दीदी ने हर वो राग मंच से छेड़ा जो उन्हें अल्पसंख्यकों का हिमायती साबित कर सके। भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हूं, हम आपका साथ में हैं और आपका कम्युनिटी आगे बढ़े, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह में आप भी काम पे आगे बढ़े। हम आपका साथ पहले भी थे, अभी भी है और पूरा रहेगा। हमारा दिल आपको पास छोड़ के जाता है, इसी के लिए कि आप लोग ये मैसेज दीजिए, वी हैव टू स्टे टुगेदर। पहली नजर में आपको भले ही दिख रहा हो कि ममता दीदी ने देश में शांति बनाए रखने के लिए ऐसे हमदर्दी दिखाई है, लेकिन असल वजह कुछ और है। पश्चिम बंगाल में रहने वाले 33% मुसलमान हैं। यह आबादी राज्य में सरकार बनाने में अहम रोल अदा करती है और 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में आबादी मुस्लिम 66.27% है, तो वहीं हिंदू आबादी 33.21% है। मुर्शिदाबाद के जिस जंगीपुर इलाके में ये घटना हुई है, वहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 61.79% है, वहीं हिंदू समुदाय की आबादी 37.93% ही है। बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिले में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो कहीं कहीं इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इनके साथ साथ दक्षिणी और उत्तर 24 परगना जिले में इनका असर काफी है। विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर इस तबके के वोट निर्णायक हैं। 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चे का कब्जा था। हालांकि उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर मुड़ गए और 2011 और 16 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता सत्ता में बनी रही। बंगाल एक हिंसा का पर्याय बनता चला जा रहा है, क्योंकि ममता कहीं और बरस रही है और डंडे कहीं और बरस रहे हैं। और ये जो जिहादी तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण जो बंगाल सरकार की है,
उसके कारण इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि किसी पर कभी भी हिंसा कर लेते हैं। मैं एक और बात कहता हूँ, देखिए कि कमाल की बात है, अभी मुस्लिम कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, जिसमें रिटायर्ड आईएएस हैं, कुछ रिटायर्ड आईपीएस हैं, कुछ रिटायर्ड एमएलए एमपी हैं, तो कुछ जजेस शायद नहीं है उसमें, लेकिन सीनियर एडवोकेट्स हैं, एक्स चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग हैं, ऐसे बड़े बड़े जिनको नाम हैं, और कई सैन्य अधिकारी हैं एक्स सेवानिवृत्त, उन सब लोगों ने मिलकर के भारत के सांसदों को, मुस्लिम सांसदों को एक पत्र लिखा है, और उस पत्र के माध्यम से जिस तरह की चेतावनी दी है और जिस तरह से उनको दंगे के लिए उकसाने और भड़काने का काम किया है, और उनको कहा है कि भाई आप संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन करिए। और ये मामला जो है इतना गंभीर है कि मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, और आप देखिए उन्होंने हिंसा के लिए भड़काया है उस पत्र के माध्यम से। मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश के अंदर कुछ भी हुआ तो ये सब लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे, और दूसरा ये कि यही लोग हैं जो कि कटघरे में खड़े होंगे। ये जिस तरह से लोग प्रोपोगंडा चला करके, कुछ निहित स्वार्थी तत्व मुस्लिम समाज के, वो या कुछ जिहादी संस्थाएं, वो सारी मिलकर के एक प्रोपोगंडा चला रही हैं और मुस्लिम समाज को भड़काने, बरगलाने और उसको आतंक के राह पर धकेलने और भारत के अंदर हिंसा करने के लिए उकसा रही हैं। ये ठीक नहीं है। आगे आने वाले टाइम में ये आत्महत्या का जैसा कदम होगा। ये इनको आत्मलोकन करना पड़ेगा कि भारत की संसद द्वारा बनाया हुआ कानून है, ये भारत के अंदर लागू होता है और हर एक भारतीय को इसको मानना होगा। बीते साल लोकसभा चुनाव से पहले एक रिपोर्ट आई जिसके चुनाव के दौरान खूब चर्चा हुई। इसमें कहा गया था कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई। इसी दौरान मुसलमानों की आबादी में 70.15% बढ़ोतरी हुई। हिंदू की आबादी घटने का सिलसिला पड़ोसी हिंदू बहुल नेपाल में भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच जनसांख्यिकी बदलाव के अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट दी। इन देशों में बहुसंख्यक उन्हें माना गया जिनकी आबादी 75% से अधिक है। सभी आंकड़ों को अगर एक नज़र में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का दबदबा वोट बैंक के रूप में मौजूद है। चुनाव के दौरान इस तरह के बयान भी खूब उठे, लेकिन दीदी जानती थी कि बीजेपी कितनी भी जोर लगा ले वो उनके वोट बैंक को अपनी ओर नहीं खींच सकती। असली मुद्दा वोट बैंक का है। ना तो मुसलमान के हित की बात है, ना ही हिंदुओं के हित की बात है। असल में नेता अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के सियासी दाव चल रहे हैं। इसीलिए जनता को समझने की जरूरत है कि वे किसी नेता के बयान पर गौर न कर असल वजह को समझें। वही लोकतंत्र का सही मतलब है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि पहली बार मुस्लिम वोट को लेकर खींचातान मची है। कई मौक़ों पर इस तरह की जद्दोजहद देखने को मिली है। खासकर चुनाव के मौके पर इस तरह की खींचतान उस वक्त ज़्यादा सुनाई देती है जब देश में चुनावी माहौल होता है। और इस बार भी बिहार में चुनाव होने हैं, जबकि अगले साल करीब 5 राज्यों में चुनाव है। और इसीलिए नेताओं ने अभी से सियासी बिसात बिछानी शुरू भी कर दी है। और इसी कड़ी में वक्फ संशोधन कानून अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए चुनावी गणित, या यूं कहें वक्फ संशोधन कानून पर आरोप प्रत्यारोपों का क्या है दौर। के सहयोगी दलों के नेता यहां तक कह चुके हैं कि देश के मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, जबकि बीजेपी नेताओं का ऐसा मानना नहीं है। उनका कहना है कि देश का हर नागरिक वोट बीजेपी को ही देता है, चाहे वो किसी धर्म का हो। मतलब ये कि जो विकास चाहता है वो बीजेपी को वोट देता है, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखता नहीं। पहले सीएए, फिर एनआरसी और अब वक्फ कानून में संशोधन, ये बताने के लिए काफी है कि किसके निशाने पर कौन है। विपक्षी नेताओं की माने तो बीजेपी भले ही खुलकर ना बोल रही हो, लेकिन उनका निशाना देश के मुसलमानों पर ही है। देश में मुसलमान भले ही अल्पसंख्यक हो, लेकिन कुछ राज्यों में वो बहुसंख्यक हैं। इसलिए नेता अपने सियासी हित साधने के लिए जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बना रहे हैं। ममता दीदी भी बखूबी समझती हैं कि अगर उन्हें राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखनी है तो मुसलमानों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बीजेपी भी जानती है कि अगर उन्हें पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना है तो उन्हें राज्य के मुसलमानों को साधना होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर आजमाइश कर इसका नतीजा देख भी चुके हैं। 2011 की जनगणना से मिले आंकड़ों को ठीक से समझें तो देश में मुस्लिम आबादी का समीकरण अब बदल चुका है।
देश के करीब 5 राज्यों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। इसका मतलब ये कि इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक की भूमिका में पहुंच गए हैं। असम में 3.1 करोड़ मुस्लिम आबादी है। पश्चिम बंगाल में करीब 2.46 करोड़ मुस्लिम आबादी है। केरल में करीब 90 लाख मुसलमान रहते हैं। यूपी में करीब 3.85 करोड़ मुस्लिम आबादी है। बिहार में करीब 1.76 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें से ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले अच्छी खासी है, इसलिए नेता का ये मुद्दा फेवरेट बना हुआ है। विपक्ष में बैठे नेता गद्दी तक पहुंचने के लिए इन्हें आगे कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि बीजेपी अपनी मुस्लिम विरोधी छवि सुधारने के लिए सबका साथ सबका विकास का विजन लेकर चल रही है। ऐसे में देश की जनता को ये समझना होगा कि असली ताकत उनके हाथ में है, वो जिसे चाहे सत्ता सौंप सकते हैं। देश के संविधान में भी असली मालिक देश की जनता को भी बनाया गया है, इसलिए नेता चुनाव के दौरान वोट बैंक को ज्यादा अहमियत देते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर मचा हंगामा भी इसी का एक पहलू है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज इंडिया।